गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसा है सब। उम्मीद है सब ठीक होगा, मस्त होगा, घर पे रह रहा होगा। और जैसा कि हम लोग ऐप पर भी पढ़ रहे हैं और साथ में जो बच्चे ऐप पर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या ऐप जिनका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उन सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पर भी वीडियो डाला जा रहा है। 28 तारीख तक यूट्यूब पर वीडियो ओपन रहेगा। 28 के बाद ये उन सभी बच्चों के लिए भेजा जाएगा जिनका एडमिशन हो गया है। तो बाबू लोग, जैसा कि जानते हो आप लोग कि जो फ्री अगर वीडियो आपको देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। शेयर और लाइक ज़रूर करिए ताकि हमको भी एनर्जी मिले आपको पढ़ाने का। आज एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोगों ने एक कंबाइंड चैप्टर को रखा हुआ है। उस चैप्टर का नाम है यूट्रस प्लस वेजिना एंड आल्सो रीड एज गेमेटोजेनेसिस, और गेमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मोजेनेसिस और ओजेनेसिस। तो सबसे पहले जो है बाबू हम लोग बात कर रहे हैं किसकी। देखो बाबू, जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है पहला क्लास आपका जो चलेगा, तो यहाँ जो चीजें हैं वो किस पे बात करेंगे, यूट्रस पर। यूट्रस अर्थात क्या कहते हैं उसको, गर्भाशय बोलते हैं। यहाँ तक याद रहेगा कि यूट्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय और थोड़ा इधर से आ जाते हैं। गर्भाशय जो खुद एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है अंग है। गर्भाशय जो एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें गर्भाशय में होती है अंडे के उत्सर्जन के बाद। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, यूट्रस। यूट्रस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं बाबू, गर्भाशय बोलते हैं। याद रखोगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रा करके बताना चाहता हूँ या यहीं पे ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने यूट्रस को ऑलरेडी समझाने की कोशिश की है। कुछ इस आकृति में, ये इस आकृति में होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं बाबू। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस पार्ट को क्या बोलते बाबू, इस पार्ट को हमने बोला था ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के नाम को हमने डिनोट किया था। इस पार्ट को हमने एक नाम डिनोट किया था, फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन, क्लियर है। उस पार्ट को हमने क्या नाम डिनोट किया था बाबू, फिलोपियन ट्यूब। यहाँ तक जो चीजें क्लियर होंगी। अगर यह फिलोपियन ट्यूब था तो हमने एक चीज बताई थी, इस पार्ट में इसी फिलोपियन ट्यूब के पास, इसी फिलोपियन ट्यूब के पास एक ऐसा है और ऐसे जुड़ा होता है। इसको हमने क्या नाम दिया था, याद होगा हम लोग ओवरी बोले थे, ओवरी। अब फिलोपियन ट्यूब का इस स्ट्रक्चर को हमने ऑलरेडी समझा दिया है। फिम्ब्रिया था, एम्पुला समझाई दिया है, इनफंडिबुलम समझाई दिया है और इंथमस भी समझा दिया होगा। आज हमारी बारी किसकी है, यूट्रस की। यूट्रस जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है मादा का जनन तंत्र का। कारण क्या है बाबू, कि जब अंडा बन जाता है तो अंडा बनने के बाद अंडे
का निषेचन, भ्रूण का विकास सारा कहाँ होता हुआ, यूट्रस में होता है। तो यूट्रस देखो, यूट्रस जो है उसको ध्यान से अगर तुम पढ़ोगे, अच्छे से इसको जानोगे, तो देखो ध्यान से, यूट्रस में 3 परतें होती हैं। यूट्रस में 3 लेयर होता है। एक तो लेयर ये वाला यहाँ से ऐसे चलेगा, एक तुम्हारा ये ब्लू कलर वाला लेयर हो गया, और एक तुम्हारा ये ब्लैक वाला लेयर हो गया। तो यूट्रस की 3 लेयरें हो गई। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस अगर आप पढ़ते हैं तो 3 लेयर होता है। ये जो बाहरी लेयर होता है यूट्रस का बाहरी परत, बताएंगे सारा चीज, घबराना नहीं, पहले इसको स्ट्रक्चर में समझो। यूट्रस का बाहरी परत को जो है पेरीमेट्रियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वाह गर्भाशय या परिगर्भाशय भी बोलते हैं। इस यूट्रस के बीच का भाग अर्थात हरा वाला भाग को ग्रीन से खींच के ले चल रहे हैं। देखो ये ग्रीन को इंडिकेट कर रहा है, तो हरा वाला भाग को मायोमेट्रियम बोलते हैं बाबू। हरा वाला भाग को क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और बाकी जो ब्लैक वाला पार्ट बचा, इस ब्लैक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। ब्लैक पार्ट को हमने क्या दिया, इंडोमेट्रियम दिया, ध्यान देना, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का मतलब होता है पेशी गर्भाशय, और इंडोमेट्रियम का मतलब बाबू होता है अंतः गर्भाशय। ठीक है, तो गर्भाशय, अंतः गर्भाशय। अब ध्यान दो, जो एम्पुला जो है, बता चुके हैं बउआ कि एम्पुला में क्या होगा, अंडे जब यहाँ से ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो फिम्ब्रिया के सहयोग से इस पार्ट को एक नाम दिए थे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम और इस्थमस। इस्थमस याद होगा, तो हमने बताया था कि ओवरी से जो अंडा रिलीज होगा वह इस अंगुली नुमा संरचना, अर्थात अंगुली नुमा संरचना को क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिया कैच करेगा उस अंडे को, और यह फिम्ब्रिया के बाद इस्थमस और इसके बाद एम्पुला में शुक्राणु अंडे से जुड़ेगा और फिर यह अंडा गर्भाशय में आके पहुंच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इस गर्भाशय में जब अंडा पहुंचेगा तो गर्भाशय में अंडे का निषेचन होगा। अब गर्भाशय 3 परतों में बटा होगा। सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम, उसके बाद मध्य में परत मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बुआ बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि मायोमेट्रियम में बुआ क्या होता है, जान रहे हो, मायोमेट्रियम में क्या होता है, यह जो मायोमेट्रियम है, यह जब प्रेगनेंसी होता है अर्थात गर्भाशय के दौरान, गर्भ के दौरान, किसके दौरान, गर्भ के दौरान क्या होगा, गर्भ के दौरान संकुचित होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी साथ में ही चल रहे हैं। देखो, इंडोमेट्रियम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, मायोमेट्रियम मिडिल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस एंड पेरीमेट्रियम outer structure of uterus. In the period of pregnancy, the myometrium will be also fluctuate like a flagellus. वो एक स्पंजिबल वर्क करता है और स्पंजिबल वर्क के कारण मायोमेट्रियम संकुचित हो जाता है अर्थात स्पंज करता है, और इस वजह से जो प्रेगनेंसी होती है वो आसानी से हो जाती है। उसी प्रकार से इंडोमेट्रियम अर्थात अंतः गर्भाशय क्या करता है,
कि जो पीरियड्स आता है, पीरियड्स के दौरान, अर्थात पीरियड्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाला, ऋतुस्राव या रजोधर। तो इन द टाइम ऑफ पीरियड इंडोमेट्रियम विल बी कट विथ म्यूकस पोसा। इंडोमेट्रियम म्यूकस पोसा के साथ, म्यूकस कोशिका के साथ कट कर बाहर आता है, जिसके कारण रक्त का स्राव होता है। पीरियड के दौरान कौन सा पार्ट कटता है? इंडोमेट्रियम। इसका अर्थ होता है प्रत्येक 29वें दिन इंडोमेट्रियम कट जाता है और फिर 3 दिनों के बाद, चौथे दिन के बाद यह परत पुनः निर्माण होता है। अर्थात गर्भाशय का वह परत जो हर महीने निर्मित होता है वो कौन सा है? इंडोमेट्रियम है। अब आपको क्वेश्चन ही होता है कि सर पीरियड्स के दौरान ही ये इंडोमेट्रियम क्यों कटता है? तो ध्यान से समझोगे, एकदम मजे से समझोगे तो आनंद आएगा। हम जब ओवरी पढ़ा रहे थे तो हमने पढ़ाया था कि ओवरी में अंडे के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को हमने बांटा हुआ था ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में। याद होगा, और नहीं याद होगा तो ओवरी वाला वीडियो इसमें पढ़ा होगा, देख लेना। तो हमने बोला था कि ओवरी के अंदर जो चीज़ें होगी उसमें नॉर्मली 5 कोशिका को हमने विभाजित किया था कि ओवरी होता था वो इंटरनल रूप से 2 भागों में बटा होता था। एक को हम लोग क्या बोलते थे? मेडुला, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते थे? कॉर्टेक्स बोलते थे। याद है? मेडुला और कॉर्टेक्स। हमने बोला था मेडुला इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड द कॉर्टेक्स इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। उसी कॉर्टेक्स में हमने कहा था कि कुछ फोलिकल होते हैं। फोलिकल मीन द प्राइमरी जर्म सेल वेयर एग इज जनरेटेड। फॉलिकल वह प्रारंभिक कोशिका होती है जहां से अंडे का निर्माण होता है। यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो फॉलिकल में हमने प्रीमेड्यूल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था ग्राफिकल फॉलिकल। ग्राफिकल फॉलिकल जब डेवलप होता था तो हमने बताया था कि डेवलपिंग ऑफ ग्राफिकल फॉलिकल इज कैलकुलेटेड ओवम। ग्राफिकल फॉलिकल डेवलप हो करके क्या बनाता है? तो अंडे का निर्माण करता है और वो अंडा उसी ग्राफिकल फॉलिकल के फटने से अंडा पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ से ग्राफिकल फॉलिकल यहाँ चिपक जाएगा और जैसे ही वो फटेगा, जब अंडा विकसित होगा तो ये फैलोपियन ट्यूब में अंडा पहुंच जाएगा। जब ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा तो ग्राफिकल फॉलिकल का शेष भाग एक स्पेशल नाम से जाना जाता था। उसको भी मैंने बता दिया, कार्पस लूटियंस कहा जाता था। मैंने बताया था बाबू कि कार्पस लूटियंस कुछ समय के लिए, जब इस अंडे का निषेचन हो जाता है तो कुछ समय के लिए कार्पस लूटियंस जो बर्थ हार्मोन है या कार्पस लूटियन से 2 हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कार्पस लूटियंस द्वारा उस समय नहीं होगा जब इस अंडे का निषेचन शुक्राणु करेगा। तो कार्पस लूटियंस के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव नहीं होगा या स्राव बहुत कम होगा, जिस कारण से ये कार्पस लूटियंस इस इंटरनल स्ट्रक्चर इंडोमेट्रियम को काट ही नहीं पाएगा और इस कारण से प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आता। और पीरियड्स नहीं आना ये आइडेंटिटी करता है, यह पहचान करता है कि महिला प्रेग्नेंट है। अब बाबू अगर ये अंडा का निषेचन नहीं हो पाया तो अंडा विकसित होकर एम्पुला में टूट जाएगा। और जब टूटेगा, देखो जब विकसित होकर एम्पुला में टूट जाएगा तो इसको ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। ऑब्जर्व नहीं करने के कारण ये टूटे हुए अंडे के साथ प्रोजेस्टेरोन बाहर आएगा और जब ये प्रोजेस्टेरोन बाहर आएगा तो ये इंडोमेट्रियम से टच करते ही इंडोमेट्रियम को काटेगा और ये सभी साथ साथ किस माध्यम से? वेजिना के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएंगे और जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड्स कहेंगे। अब बाबू जो होता है गर्भाशय का कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होता है। गर्भाशय का जो साइज होता है 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, लंबा 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ा 3.5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ तक अगर गर्भाशय का क्लियर हो गया तो फंडम भी बोलते हैं इसको, बम्प भी बोलते हैं, और सामान्य भाषा में इसी गर्भाशय को बच्चेदानी कहते हैं। गंगा देहती हम सब बच्चा दानी, दान करे वाला बच्चा जो है ओकरे कहेंगे गर्भाशय। यहाँ तक हमको उम्मीद है तू लोग का क्लियर होगा। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ। अब कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। साइज है वो इम्पोर्टेंट है, तो साइज का क्या कहेंगे, 7.5 सेंटीमीटर, 7 से 7.5 मान के चलते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं 7 to 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर वाइड और लगभग 5 सेंटीमीटर थीन होता है। एक गर्भाशय होता है, वाइड माने समझ ही रहा होगा, हिंदी वाला कंफ्यूज कर देता है, चौड़ा गहरा और ये लंबा। ये गर्भाशय का आकार है बाबू। अब गर्भाशय का आकार के साथ साथ गर्भाशय के ऊपरी परत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस, और इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। अब गर्भाशय के नीचे जो चीज होता है उसको भी इसी वीडियो में देख लो, एक बाद आगे चलेंगे। इस गर्भाशय के बाद इसे हटा देना, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक बना चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से इसी में पढ़ लेते हैं। इस गर्भाशय के बाद गर्भाशय के नीचे जो पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय के नीचे, अर्थात मैं बना रहा हूँ इस पार्ट को, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, यहाँ से जो चीजें बनेंगे उस चीज को, ये वाला देखो वेजिना है और ये वाला क्या है, सर्विक्स है। तो सर्विक्स प्लस वेजिना, यहाँ से देखो बना रहा हूँ सर्विक्स प्लस वेजिना, सर्विक्स प्लस वेजाइना, या वेजाइना माने योनि बोलते होगा, एकरा ग्रीवा बोलते हैं। हिंदी वाले इसको ग्रीवा बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे होगा, योनि बोलेंगे, है ना। तो योनि और ग्रीवा, योनि और ग्रीवा, इन दोनों को कंबाइंड रूप से बर्थ कैनाल बोलते हैं, अर्थात जनन। अब देखो बाबा, अब जब सर्विक्स होता है उसके नीचे वेजाइना होता है। वेजाइना द्वितीय जनन अंग है जो सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर रहेगा। वेजिना सेकेंडरी बर्थ या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वर्क ऑफ वेजिना इज कैप्चर्ड या ऑब्जर्विंग sperm and releases in uterus। वेजिना अर्थात योनि द्वितीय जनक या जनन अंग होता है जिसका कार्य होगा हुआ, तो जब सेक्स होगा तो पेनिस से निकले हुए स्पर्म को रिलीज करके और सर्विक्स के माध्यम से यूट्रस तक पहुंचाने का काम वेजिना का होता है। और वेजिना जो होता है उसको थोड़े से पढ़ लोगे तो वेजिना बहुत बड़ा नहीं है और ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी नहीं बनता है। वेजिना जो एक स्पेशल आउटर मोस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मतलब वो एक महत्वपूर्ण बाहरी मादा जनन अंग है। यह वेजिना जो होता है यह 7 से 10 सेंटीमीटर, वेजिना का साइज क्या हो जाएगा बाबू, साइज क्या हो जाएगा, 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होगा, लॉन्ग होगा। वेजिना का साइज क्या हो जाएगा बाबू, 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर रहेगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। वेजिना का साइज कितना हो जाएगा, 7 से 10 सेंटीमीटर। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो वेजिना बाहर खुलता है, बाहर साइज कैसा रहेगा वेजिना का, कैसा आकृति रहता है, ऐसा रहता है।
और ऐसे आकृति में ये कुछ यहाँ स्ट्रक्चरल होते हैं, यहाँ पे एक परत होता है, ऐसा बना होता है। इसके बाद इस वेजिना के नीचे यहाँ से एक और ऐसा ही लेयर बना होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, और यहाँ से ये ऐसा पार्ट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से वेजिना बनता है। तो आउटर मोस्ट पार्ट कुछ इस तरह का बना रहता है और यहाँ पे एक छोटा सा होल रहता है और इसको ऐसे ढके रहते हैं। क्लियर है? इस तरह से वेजिना का जो साइज होता है इंटरनल सर्विक्स तक, यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। वेजिना बाहर जहाँ खुलता है, जिस होल पे पेनिस को डाला जाता है, ये जो बाहर जहाँ खुलता है, वेजिना का जो बाहरी अंग होता है, जहाँ बाहर वेजिना खुलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वाल्वा बोलते हैं, और अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं? वाल्वा बोलते हैं। वेजिना ओपन प्लेस, बाहरी अंग जहाँ वेजिना खुलता है, वाल्वा में क्या करेगा? वेजिना खुलेगा। वेजिना कहाँ खुलता है? बाल्बा में खुलता है। क्लियर रहेगा? और इस बाल्बा के बाहर, बाल्बा के थोड़ा सा नीचे, बाल्बा जहाँ जुड़ता है, जहाँ वहीं पर एक परत होता है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में झिल्ली बोलते हैं। वह ऐसी झिल्ली होती है जो वेजिना को पैक किए रहती है, अर्थात पहले मैथुन के दौरान, अर्थात क्या कहेंगे, जब पहली बार मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, अर्थात आपस में सेक्स करते हैं, तो वो जो परत होता है वो फट जाता है, और परत के फटने के कारण हल्की सी ब्लडिंग आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुंवारेपन का टूटना, अर्थात आज के डेट में वर्जिन बोला जाता है। वेजिना का परत जब फट जाएगा तो वर्जिनिटी समाप्त हो जाएगा। और वर्जिनिटी समाप्त कैसे होता है? फर्स्ट सेक्स के दौरान। अब कुछ जगहों पर मैंने देखा है, न्यूज़ में पढ़ा है कि शादी सिर्फ इसलिए कट गई थी क्योंकि लड़की वर्जिन नहीं थी। तो ये मिथक है बउआ कि जो वर्जिनिटी होती है वो उस परत के फटने से ही खत्म होती है। परत सिर्फ सेक्स के दौरान ही फटता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो वेजिना का जो परत है बउआ, वह निम्न कारणों से भी फट सकता है। साइकिल चलाने के दौरान फट सकता है, क्रिकेट खेलने के दौरान फट सकता है, चोट लगने के दौरान फट सकता है, दौड़ने के दौरान फट सकता है, और भारी काम करने के दौरान भी वह फट सकता है। यहाँ तक क्लियर रहेगा सबका? तो वेजिना के काम होता है बाल्बा में। अब बाल्बा एक परत द्वारा ढका रहेगा। अब वह क्वेश्चन ये उठता है कि सर उस परत को हम लोग क्या करते हैं? तो उस परत का नाम क्या है? क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन। हाइमेन क्या कहते हैं बुआ? हाइमेन। क्या परत है? HYMAN, हाइमेन कहते हैं। उस परत को हम लोग क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। क्लियर है बुआ? अब ये हाइमेन थोड़ा अंदर हो गया, अब वेजिना के बाहर चलते हैं। तो वेजिना के बाहर ये कुछ चीजें दिख रहा है, देखोगे वेजिना के बाहर कुछ इस परत पे हेयर आए रहते हैं, कुछ परत पे वेजिना के हेयर आए रहते हैं। इस हेयर को हम लोग वेजिना का जो हेयर वाला परत होता है, उस परत को जहाँ वेजिना पर हेयर आया रहता है, बाल आया रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लोबिया। लोबिया मेजोरा। लोबिया मेजोरा बोलते हैं या मेजोरा बोलते हैं। A layer where hair is come in the vagina is known as lobia majora, या इसको एक और इंग्लिश में लिखा जाता है lobia majora is a layer of vagina where the hairs come, because ये लोबिया मेजोरा एक सेफ्टी लेयर भी है जो वेजिना को चोट से बचाता है। अब हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे? सर लोबिया मेजोरा का हिंदी क्या होता है? लोबिया मेजोरा जो होता है, लोबिया मेजोरा ही बोला जाता है, या कभी कभी उसको हिंदी में एक नाम से जाना जाता है, बृहद भगोश। लोबिया मेजोरा को क्या बोलते हैं हम लोग? बृहद। क्या बोलते हैं? बृहद भगोष्ठ बोलते हैं। तो बृहद भगोष्ठ
वेजिना का वह बाहरी परत होता है, जो कह रहे डिफिनेशन नहीं लिखवाते सर, वो लिख लेंगे। बृहद भगोष्ठ लोबिया, बृहद भगोष्ठ वेजिना अर्थात योनि का वह बाहरी परत होता है जिसके ऊपर बाल आए रहते हैं। अब देखो हुआ, इसके बाद इस परत के बाद ये देखो बालवा उल्वा को हटा देना, इसका कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिख लिया होगा। तो इस परत के बाद देखो यहीं पे लिख देते हैं, हाइलम और बालवा को हटा रहे, लिख लिया होगा ना सब, या हाइलम और बालवा को साइड में कहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बच्चा सब घबरा रहा है कि सर हटा दिए कैसे, तो हटा दिए तो लिख ना देंगे। ये देखो इनर स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोबिया। ये माइजोरा हो गया, ये क्या होगा, माइनोरा। लोबिया, एगो को लोबिया मेजोरा बोलते हैं, एगो को क्या बोलेंगे, लोबिया माइनोरा बोलेंगे। लोबिया ये बृहद है तो ये क्या हो जाएगा, लोबिया का मतलब होता है भगोष्ठ, और माइनोरा का मतलब होता है लघु। तेगरा क्या बोलते हैं, लघु भगोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। और लघु भगोष्ठ वही इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, जो सेक्स के दौरान जिसमें पेनिस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके ऊपर की कुछ चीजें जो आपको पढ़ना है, वेस्टिब्यूल होता है, इसके ऊपर ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। यह एक परत होता है जो मूत्राशय के थोड़ा सा ऊपर होता है। अब वेस्टिब्यूल के बाद एक और परत होता है जिसको हम लोग क्लेटोरिस बोलते हैं। इसके बाद जो सबसे ये सिंसियर पार्ट है, सबसे सक्रिय भाग, अगर इस भाग को किसी पुरुष या किसी के द्वारा छू दिया गया तो मादा उत्तेजित हो जाती है, मतलब वो ऐसा पार्ट जिसको टच करने पर से उत्तेजनाएं सक्रिय होती है, क्लेटोसिस बोलते हैं। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस बोलते हैं, क्लिटोरिस, क्लिटोरिस बोलते हैं। ये आपका जो था योनि का प्रकार था। अब इस योनि के बाद सारा का सारा सिस्टम, अब इसको हटा करके हम लोग इसको पोस्ट में करके कुछ नोटेड डाउन भी लिख सकते हैं, शायद लिख ही चुके हैं। क्या होता है, जहां यह खुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां योनि खुलता है उसे क्या बोलते हैं, वाल्वा। जहां योनि खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाल्वा कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, जहां योनि खुलता है उसे वाल्वा कहते हैं। यहां तक क्लियर रहेगा। यह एक परत द्वारा ढका रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हाइमेन कहा जाता है। ये आपका चैप्टर हो गया योनि का। यहां तक क्लियर है, सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो आगे पढ़ेंगे। अब हुआ यहाँ तक, अगर आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे तो हम इसको अब हटाने वाले हैं। इसको हटा करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पर्मोजेनेसिस को भी आज इसी वीडियो में समझा देंगे ताकि और सब बच्चे को समझ में आ जाए। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलो तो अब हटा करके देखो, स्पर्मोजेनेसिस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ
स्पर्मोजेनेसिस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देख लो कितना सब रुक जाइए सर, तो देख लो भाई, देख लो जल्दी से देख लो, ताकि हम आगे का चैप्टर स्टार्ट कर सके। क्या क्या पढ़ लिया, देखो क्या क्या पढ़ लिया, फिलिपियन ट्यूब पढ़ लिया, अंडाशय पढ़ लिया, इसके बाद गर्भाशय पढ़िए लिया, योनि पढ़िए लिया। तो मादा जनन अंग में जो था इस सारा पढ़ लिया ना। मादा जनन अंग में क्या क्या था, एक और बचा है पता है, मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि आगे पढ़ाएंगे, अभी रोके हुए हैं जान से, क्या कि ये इंपॉर्टेंट है। जब हार्मोन के साथ उसका कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो हार्मोनल एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो दुग्ध ग्रंथि पढ़ लेंगे। यहाँ तक पढ़ लिया होगा, तो आगे चलते हैं बुआ, आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखो एनसीईआरटी यहाँ के बाद एक स्पेशल नाम देता है। स्पेशल नाम क्या देता है, तो स्पेशल नाम देता है युग्मक जनन। अब जो एनसीईआरटी युग्मक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। अब इसको क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गेमेट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गेमेट्स इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। अर्थात युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात देखो गेमेट का मतलब होता है युग्मक, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, जनन, ठीक है। तो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो बुआ जो गेमेटोजेनेसिस है, ये जो गेमेटोजेनेसिस है, ये बुआ अगर हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इसके दो भाग हैं। गेमेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप। गेमेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप। एक मेजर ग्रुप चूंकि गेमेट्स मेल में भी होगा और गेमेट्स फीमेल में भी होगा। यहाँ तक क्लियर होगा सबका। गेमेट्स अर्थात युग्मक नर में भी होता हुआ और मादा में भी होता है। जो नर में गेमेट्स होता है अर्थात जो गेमेट्स मेल में होता है और एक गेमेट्स फीमेल में होता है। तो मेल में जो गेमेट्स होता है वो कहाँ होता है हुआ, याद है ना, वृषण में बनता है ना गेमेट्स नर का, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। गेमेट्स नर का कहाँ बनता है, वृषण में, और फीमेल का गेमेट्स कहाँ बनता है, ओवरी में। हिंदी मीडियम वाले वृषण का टेस्टिस बोलते हैं, और ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ, गर्भाशय बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो जहां मेल में बनेगा उसमें क्या बनेगा, मेल में क्या बनेगा बुआ, स्पर्म बनेगा। मेल में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और फीमेल में क्या बनेगा बुआ, फीमेल में ओवम बनेगा। तो देखो मेल में जो चीजें बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। A process of developing a sperm is known as spermatogenesis। यहाँ लिख सकते हो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग गेमेट्स। वैसे ही प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अर्थात नर में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा 100%। इससे बढ़िया वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा तुमको, वो भी व्हाइट बोर्ड पर। डिजिटल की बात नहीं कर रहा है, लेकिन इससे बढ़िया फ्री का वीडियो व्हाइट बोर्ड पर मिलने वाला नहीं है। और इतना क्लियर
100% समझ में आने की गारंटी तुमको दे रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज करो, तुरंत तुमको रिप्लाई दे देंगे। और ज़्यादा देखना है तो ऐप पर पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास चल रहा है, ऐप पर लाइव क्लास आओ। दूसरी चीज, अगर तुम लोग को मजा आ रहा है तो वो थोड़ा सा शेयर और किया करो। अब अपना स्टूडेंट शेयर नहीं करेगा, सब अपना भाई सब शेयर नहीं करेगा, अपना जो स्टूडेंट है, अपनी जो छात्राएं हैं वो शेयर नहीं करेंगी, तो कैसे मजा आएगा? सब बताओ, सब लोग यहाँ पर जो है, अब देखो एकदम क्लियर है। जब शुक्राणु जो बनता है, कहाँ बनता है? वृषण में। पढ़ा दिए हैं, ऑफलाइन में पढ़ा है। शुक्राणु क्या बनता है? वृषण में। अब वृषण में जो बनता है वो आगे हम पढ़ाएंगे कैसे बनता है, अभी तुरंत ऐसे बताएंगे। कहाँ पर डेवलप होता है, कहाँ पर होता है? वृषण में तो जन्म होता है, शुक्राणु बनता है, लेकिन उसका क्या होता है कि वो मेच्योर्ड अवस्था में, अर्थात परिपक्व कहाँ होता है? अधिवृषण में। यहाँ तक क्लियर है? तो जब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जन्म, तो इनर में हो गया। अब फीमेल में क्या कहता है? ओजेनेसिस। ओजेनेसिस, ओजेनेसिस का मतलब क्या होगा? अंडजनन। Oogenesis is a process of forming eggs, or oogenesis is a process of developing eggs. oogenesis अर्थात अंडजनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंडे का निर्माण होता है। क्लियर? oogenesis एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंडे का निर्माण होता है। और स्पर्मोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? वो शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में, अंडे का निर्माण किस में होता है? वो गर्भाशय में होता है। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। एक बाद आगे चलते हैं स्पर्मोजेनेसिस। चलो अब देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ के बाद आगे हम जो चलेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, वो बड़ बड़ लिखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करते हैं हम लोग? शुक्राणु जनन। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? शुक्राणु जनन। इस सब के लिए आएगा, बहुत मस्त वीडियो है। शुक्राणु जनन क्या होगा? देखो, शुक्राणु जनन अब यहाँ से समझने की प्रक्रिया करो। कब प्रारंभ होता है? मेल में होगा। क्लियर रहेगा? मेल में 11 से 13 ईयर में होगा। कहाँ होगा? प्लेस का होगा टेस्टिस, और हिंदी में क्या कहेंगे? वृषण। अब देखो, मदन लाल का या हीरा लाल का बना दिए हम। ध्यान से समझना, बहुत डार्क पिक्चर है इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे थे। ये मान लो वृषण हो गया। तो इस वृषण में होगा, यहाँ ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? नर जनन अंग हो गया। और इन नर जनन अंग के यहाँ पर एक वृषण होगा और एक यहाँ वृषण होगा। यहाँ तक तो पढ़ाई की है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। तो वो इस टेस्टिस में अगर हम खोलेंगे, इस टेस्टिस को तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, तो इस अगर टेस्टिस को ऑपरेट करते हैं, इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। बाकी हम पढ़ाए हुए नर में पढ़ाए हुए, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए फिर से वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी इस पे ही चैप्टर पे कवर अप करते हैं। तो ये देखो, टेस्टिस हो गया, 2 टेस्टिस हो गया। अब एक हम खोल रहे हैं टेस्टिस को। अगर टेस्टिस को खोलेंगे, मान लो काट दिया आधा परसेंट टेस्टिस को, काट दिया, ऑपरेशन कर दिए, एक मृत व्यक्ति को टेस्टिस है ओकरा हम लोग काट कूट के निकाल दिए, तो हम पाएंगे कि अगर इसको आधा पे काट दे, इस टेस्टिस को आधा पे काट दे, इस टेस्टिस को ऐसे, तो हम पाएंगे इस टेस्टिस में ऐसा लोब बना हुआ होगा। लोब का मतलब होता है चेम्बर, मतलब खाने। ऐसे खानों में बटा हुआ है ये टेस्टिस, और इस लोब
लोब बना हुआ है, खांचा बना हुआ है, और इस खांचे की संख्या कितनी है? 200 से 250। कितनी है? 200 से 250 है। यहां तक ठीक है। अब जानते हो बुआ, इस टेस्टिस में ऐसी संरचना होती है, एक टेस्टिस में 1 से 3 ऐसे बहुत सारा ऐसे ऐसे नसें होंगी। एक टेस्टिस में ऐसी बहुत सारी नसें होती हैं। इन नसों का स्पेशल नाम होता हुआ जानते हो क्या? सेमेनिफेरस। सेमेनिफेरस के नाम से या सेमेनिफेरस ट्यूबल के नाम से जाना जाता है। क्लियर रहेगा? ये सेमेनिफेरस ट्यूबल भी बोलते हैं। सेमेनिफेरस ट्यूबल। अब इस सेमेनिफेरस ट्यूबल को आगे ड्रा करते हैं। यहाँ पे अगर ये सेमेनिफेरस ट्यूबल है तो इस सेमेनिफेरस ट्यूबल में ऐसी कुछ सेल्स बनी होंगी, ऐसी कुछ सेल्स बनी होंगी, ऐसी कुछ सेल्स बनी होंगी। ये देखो सेल्स बनी। तो सेमेनिफेरस ट्यूबल में 2 प्रकार की सेल होती है। एक इस सेल को हम लोग बोलते हैं सरटोली। क्या बोलते हैं? सरटोली। सरटोली। तो सरटोली से सरटोली कोशिका क्या करता है? शुक्राणु को पोषण देता है। यहां लिख देते हैं, देखो सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका क्या करेगा? शुक्राणु को क्या देगा? पोषण देगा। ठीक है। और सरटोली कोशिका के जस्ट बगल में होगा, यहाँ पर ये वाले पार्ट पर देखोगे, ये वाले पार्ट पर क्या रहता है? भी एक कोशिका बनी होती है। यही शुक्राणु को जन्म करती है। इसको पेरीमिडुअल, पेरीमिडुअल जर्म सेल बोलते हैं होगा। ये जो पेरीमिडुअल जर्म सेल होता है, हिंदी में एकरा कहते हैं जनन जर्म कोशिका। तो जनन जर्म कोशिका, इसी के द्वारा किसका निर्माण होता हुआ? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे बढ़ेंगे। अब एक शुक्राणु क्लियर हो गया ना? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया सर? ले लिया ना? चलो तो इसको हटा देना। अब देखो मजा आ रहा होगा ना? शुक्राणु। अब देखो एक शुक्राणु जो बनेगा तो अपने आप को, अब शुक्राणु का विकास 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में कैसे होगा? 3 चरण कौन कौन से होंगे? तो देखो ध्यान से समझोगे तो क्या बन रहा है? शुक्राणु कहां से बन रहा है? तो पेरीमिडुअल जर्म सेल से। शुक्राणु का निर्माण कहां से हो रहा है? पेरीमिडुअल जर्म सेल से। यहां तक याद रखना है। शुक्राणु का निर्माण किससे होगा? पेरीमिडुअल जर्म सेल से। और शुक्राणु को पोषण कौन देगा? सरटोली कोशिका। अब देखो होगा कि जो शुक्राणु है ये 3 चरणों में बनेगा। शुक्राणु 3 चरणों में विकसित होगा। पहले को करेंगे गुणक, दूसरे को कहेंगे विकास, और तीसरे को कहेंगे परिपक्व। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे मल्टीफेज, ग्रो फेज और मैच्योर फेज। तीन फेज। तो सबसे पहले देखो क्लियर है ना? शुक्राणु 3 फेज में होगा। सबसे पहले क्या होगा? एक शुक्राणु मान लो 2n है, याद रखना 2n। शुक्राणु कैसा होता है? द्विगुणित होता है। शुक्राणु कैसा होता है? द्विगुणित। तो एक शुक्राणु है 2n। इस 2n शुक्राणु ने अपने 2n का निर्माण किया है।
ठीक है। तो यहाँ से जो ये 2n का निर्माण किया, इस प्रक्रिया को कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, पहले जो 2n का निर्माण किया उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? माइटोसिस प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है ना? माइटोसिस प्रोसेस कहेंगे। 2n का निर्माण कर लिया तो माइटोसिस प्रोसेस को हिंदी माध्यम वाले क्या समझेंगे? समसूत्री विभाजन। अब कोशिका जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाएंगे समसूत्री विभाजन में एक जो कोशिका होगा वह उतने ही कोशिका का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ पर इसके गुणसूत्र कितने थे? 46, तो यहाँ पर भी इसके गुणसूत्र कितने होंगे? 46 और 46। क्लियर है यहाँ तक? तो कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी? 46 और 46। अब इस प्रक्रिया में ये जो 2n है इसको हमने एक नाम दिया है, पता है क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है जर्म सेल। क्लियर है यहाँ तक? अब ऊपर वाला में क्या दें और ये एक ऊपर में चल रहा है, तो पहली प्रक्रिया ये हो गई नंबर 1 प्रक्रिया, जिसको हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? तो ये मल्टीफेज हो गया। मल्टीफेज का मतलब होता है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। मल्टीफेज का मतलब क्या होता है? पूरा खुद के रूप का निर्माण करना। अब देखो यहाँ से क्लियर है ना यहाँ तक? तो मिटोसिस में इसने किसका निर्माण किया? जिसका निर्माण किया उसको कहेंगे प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल बना दिया। अब इसके बाद आगे ऊपर में पढ़ा रहा है प्राइमरी जर्म सेल के बाद ये प्रक्रिया विकसित हो जाएगी। अब प्राइमरी जर्म सेल को ही हम लोग आगे बढ़ के एक स्पेशल नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। क्या जानते हैं? स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं एकरा। तो स्पर्मेटोगोनियम था ही जो जर्म सेल था, उसको हम लोग क्या कर रहे थे? स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ तक तो लिखिए लिया होगा। अब देखो बुआ, स्पर्मेटोगोनियम हो गया। अब ये प्राइमरी फेज था, ये फर्स्ट फेज था। फर्स्ट में जान ही रहे हो, फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। अच्छा, तो गुणक अपने ही रूप का निर्माण करते, बहुत सारे लाखों अपने रूप का निर्माण किया। इसके बाद सेकेंड फेज चलेगा। सेकेंड फेज में क्या चलेगा? देखो, जो प्राइमरी जर्म सेल्स थे, इनके पार्ट को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। शुक्राणु जनन के पार्ट को स्पर्मेटोगोनियम का पार्ट करें। अब जो है यह जो 2n है, यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, उसको बोलेंगे मियोसिस 1। क्या होगा? मियोसिस 1। और मियोसिस 1 के द्वारा ही जो कोशिका बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ये देखो मियोसिस 1 हिंदी मीडियम वाले छात्र होंगे तो कहेंगे सर ये मियोसिस क्या होता है? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाए थे अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में हमने बोला था कि कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। तो एजा तक गुणसूत्र 46 था, अब ये गुणसूत्र कितना में बढ़ गया? 23 अर्थात n में, और इधर में 23 अर्थात n में। पहला फेज था गुणक और दूसरा ग्रोह है। अब ग्रोह में देखो 1 से 2 ही था, 1 से 1 ही समझो ना, इसको 1 ही मान के चलो। ये लो, और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। मिटोसिस में एक इसने निर्माण किया, अपने मल्टीपल रूप को तैयार किया, कई 2n को तैयार किया, और इसके बाद इसने विकास करना शुरू किया। तो हमने कोशिका विभाजन में बहुआ आराम से पढ़ाया था, याद है ना? और सूत्री विभाजन में एक से कई रूप डेवलप हो गया। तो जैसे ही आया ना 2n एकरा सेकेंडरी सेल बोलते हैं, या इसको एक नाम से जानते हैं सेकेंडरी सेल भी कहते हैं, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या एक क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल, या सेकेंडरी एक नाम से जानेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
अब ये हो गया सेकेंड फेज ग्रो। अब ग्रो के बाद थर्ड फेज यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसको भी हटा देना नीचे वाला को, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ग्रो के बाद थर्ड फेज हुआ शुरू हो रहा है। एक ही वीडियो यूट्यूब पर इसीलिए डाल रहे हैं ताकि सबका क्लियर हो जाए, और जो लोग ऐप पर पढ़े हैं वो भी एक बार यहाँ देख लेंगे, क्योंकि ये वाला ऐप पर नहीं पढ़ा है। अब सेकेंड के बाद थर्ड फेज हुआ चलेगा। थर्ड फेज में क्या होगा, मैच्योरिटी आएगी, तो ये वाला जो है ये बटेगा 2 में और ये भी बढ़ जाएगा 2 में। जो ये 2 में बट रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। क्या बोलते हैं, मियोसिस 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस 2 का मतलब अर्धसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण। क्लियर है यहाँ तक होगा। अब जब मियोसिस 2 होगा ना तो स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड का क्या होता है, शुक्राणु सप्रूह। तो ये वाला पार्ट जो है स्पर्मेटिड 2, देखो ये निर्मित हो गए बहुत सारे, और इस यहाँ पर जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई, 23 रह गई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु सप्रूह, शुक्राणु प्रस क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रस स्पर्मेटिड। अंग्रेजी इसका क्या हुआ, SPERMATIDS, स्पर्मेटिड से बहुत बार क्वेश्चन है, एकदम गारंटी क्वेश्चन नेट पूछता है स्पर्मेटिड क्या है सर। तो यह एक ऐसा अवस्था है जो तुरंत शुक्राणु के रूप में परिवर्तित होगा। अब यहाँ से यह बनाएगा शुक्राणु, यहाँ से यह भी बनाएगा, और यहाँ से यह भी बनाएगा, और यहाँ से यह भी बनाएगा। ये सभी क्या बना दिए, स्पर्म का निर्माण कर दिए, शुक्राणु का निर्माण हो गया। क्लियर। अब शुक्राणु का जब निर्माण होगा तो क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। अब यहाँ से स्पर्मेटिड से ये चेंज हो गया किसमें, स्पर्म में, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ZOA होता है, स्पर्मेटोजोआ। ये शुक्राणु का आपका निर्माण हो गया, ठीक है हुआ। तो शुक्राणु का 3 भाग जो मेजर हो गया, देखो यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से बना देते ताकि समझ में आ जाए। देखो ये सबसे ऊपरी भाग है, शुक्राणु का सबसे ऊपरी भाग यहाँ ऐसे बना होता है। अगर किससे देखोगे, सूक्ष्मदर्शी से, तो ये शुक्राणु ऐसा बना होता है। और इसके नीचे आगे पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, एक नेक होता है, अर्थात शुक्राणु के ऊपरी भाग के नीचे कुछ इस तरह का ज्वाइंटर बिंदु होता है। इसके बाद इसका मध्य भाग आता है, ये मिडिल पार्ट हो गया शुक्राणु के, और शुक्राणु के मिडिल पार्ट के बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। इस लास्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लास्ट वाले पार्ट को याद रखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ई टेल है, टेल्स पूंछ होता है ये, और पूंछ के बाद ये मध्य है, मिडिल, ये नेक है, नेक माने गर्दन, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इसका क्या है, हेड है, इसका क्या है, हेड है अर्थात सर है, सिर है, सिर ही लिख देते हैं। अब देखो बउआ यहाँ तक क्लियर है। अब जो शुक्राणु है उसके विषय में थोड़ा बहुत जान लोगे, इसका साइज कितना होता है बता दो, कौन हमको बताओगे, शुक्राणु का साइज कितना होता है थोड़ा सा बता दो तो हमको, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बाद आगे चलते हैं।
क्लियर है ना। अब हई हटा देना और टी हटा करके शुक्राणु सिर्फ बना करके थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। एक बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो शुक्राणु पर ही होगा। तो नेक्स्ट का वीडियो कल नहीं आ सकता, हो सकता है कल, हाँ बुधवार को आएगा। नेक्स्ट का वीडियो होगा शुक्राणु पर और उसका बाद वीडियो होगा अंडाणु पर। तो अभी सिर्फ स्पर्मोजेनेसिस पढ़ रहे थे, अब स्पर्मोजेनेसिस में देखो शुक्राणु। ये हो गया शुक्राणु का हेड। एक बाद इसका ये ज्वाइंटर पार्ट हो जाएगा। ने और ई जो हो गया सबसे नीचे, ई हो गया पूंछ। शुक्राणु का हेड हो गया। अब अगर सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो सैटेलाइट लॉन्चर है, दिख रहा है नहीं जी, मार देगा, लॉन्च कर देगा। एक अगवा देखो चोक है, जानते हो क्या है, कुछ है चीर फाड़ देगा। अंडाशय का जो अंडा का जो बाहरी परत जो बना होता है उसको तोड़ने का, आगे पढ़ाएंगे, काम करता है इसका हेड। तो इसके हेड में अर्थात जो इसका हेड है, जो इसका ऊपरी परत है, जो इसका सर होता है, उस हेड में देखो सर है, सर अर्थात हेड है। हेड में सिर में क्या होता है पता है, जो शुक्राणु होता है उसका 4 गो परत याद रखेगा। एगो हेड हो गया, एगो नेक हो गया, एगो मिडिल हो गया और एगो टेल हो गया। तो हेड में जो है ना टोपी नुमा संरचना को एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। हेड में टोपी नुमा संरचना को क्या बोलेंगे? एक्रोसोम। अर्थात एक्रोसोम ही मिलता है, हम हिंदी खोज रहे थे नहीं मिला हुआ। एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम का निर्माण एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है पता हुआ? गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं? गाल्जी। एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होगा? गाल्जी काय के द्वारा। यही लिख दे, नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गाल्जी काय, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय के द्वारा। और ये बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक्रोसोम बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या करता है ये एक्रोसोम, ध्यान से देखो, एक्रोसोम क्या करता है? तोड़ फाड़ देता है। तो हेड में इसके क्या होता है? एक्रोसोम होता है। ध्यान रहेगा ना, हमेशा लिख लोगे ना, हेड में इसके क्या होगा? एक्रोसोम होगा। और ये वाला पार्ट है निक। निक का मतलब गर्दन। ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? निक बोलते हैं। निक का मतलब क्या होता है? गर्दन होता है। तो गर्दन में बुआ क्या होता है? गर्दन में सेंट्रियोल होता है। ये भी एक प्रकार का तत्व है। गर्दन में सेंट्रियोल होता है। और ये है इसका मिड पॉइंट, मिडिल, मध्य या मिडिल पॉइंट। यहाँ मिडिल पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जनरेटर कौन सा है? बताओ जल्दी कमेंट में। एनर्जी जनरेटर कौन है? एनर्जी कौन जनरेट करता है किसी भी कोशिका में? तो पता होगा एनर्जी जनरेट करने का काम किसका होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी जनरेटर होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया मिडिल में होता है, ठीक है। और टेल अर्थात पूंछ में एक्सोम होता है। एक्सोम पूंछ में क्या होता है? एक्सोम होता है। लिख लो होगा, क्लियर हो गया। एक्सोनोम कहा जाता है। एक्सोम है एक्सोनोम नोम लिख लेना। पूंछ में क्या होता होगा? एक्सोनोम होता है।
नोम होता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो और थोड़ा शेयर किया करो। देख लो मजे से पढ़ा रहे हैं, इतना एनर्जी लगा रहे हैं तुम लोगों के लिए। क्लियर है? ये देखो शुक्राणु है, शुक्राणु ऐसे बनता है, एक ऊपर टोपी नुमा संरचना होता है और टोपी नुमा संरचना को हम लोग हेड बोलते हैं। हेड में क्या होता है? एक्रोसोम होता है और एक्रोसोम का निर्माण गाल्जिकाय द्वारा होता है। और नेक माने गर्दन, गर्दन में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, एक तत्व होता है। और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मिडिल में मध्य में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी में रिलीज करता है। कोशिका में पढ़ाए थे एक एटीपी कितना याद है ना? एक माइक्रोकॉन्ड्रिया में एक ऑक्सीजन टूटता है तो 22 एटीपी से लेकर के 34 से 36 एटीपी तक एनर्जी रिलीज होते हैं। वो जीव के ऊपर डिपेंड करता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी देता है तो ये एनर्जी किसके पास होता है? एक्सोनोम के पास। एक्सोनोम क्या करता है? धक्का देता है और इसी कारण से कोशिका का ये जो शुक्राणु है ये आगे बढ़ता है। और अंडाणु चूंकि आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अंडाणु का वीडियो आगे की ओर। अंडाणु अर्थात ये था स्पर्मोजेनेसिस। अब आगे पढ़ाएंगे ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अंड जनन। तो बउआ अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो यस तो लिख दो, कम से कम लाइक और कमेंट करना ना भूलो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऑनलाइन क्लास जब तक चल रहा है चलेगा, इसके बाद ऑफलाइन क्लास पे भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। सबसे जरूरी है आपका ध्यान से पढ़ना और आपका सुरक्षित घर पे रहना, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी आपसे जुड़ रहे हैं ताकि आपकी क्लासेस हो सके। और आपको पता होगा कि जहाँ तक मेरा परिचय है काशी गौरव इंस्टीट्यूट भाई आकाश सर मेरा नाम पड़ता है। और आप सभी छात्रों से मेरा बस एक ही अनुरोध है कि आप गाइडलाइन को पालन करिए और थोड़ा बच के रहिए। पूरी खाए के चक्कर में अगर गड़बड़ा गया ना हुआ तो बड़ा समस्या हो जाएगा। ब्याह शादी में पूरी बहुत है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस ब्रेक हो जाएगा, स्पर्मो नहीं निकलेगा। इसलिए मास्क पहन के रहो घर पे और मस्त रहो, है ना। और एक बाद अगर तू लोग लाइव पढ़ रहा है, जो लोग ऐप पर, वो लोग थोड़ा आज कमेंट में यस लिख के भेजो तो यूट्यूब पर कौन कौन लाइव पढ़ रहा है थोड़ा। और जिसको मटेरियल चाहिए वो काशी गौरव का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से KGI ऐप डाउनलोड कर ले ताकि उस सबको मजा आए। धन्यवाद।